हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मटेरियल साइंस एंड एनर्जी बैलेंस। इसके अंदर सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम इसके अंदर आज दो तीन टॉपिक करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक होगा हमारे पास मोल कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे यूनिट्स की, यानी कि कन्वर्जन करेंगे और बैलेंसिंग करेंगे। उसके बाद हम ह्यूमिडिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। तो अपनी कमर कस के हो जाइए तैयार, क्योंकि वीडियो होने वाली है बड़ी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं बिना देरी के साथ वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले हमारे पास आता है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट वैसे आपने 11th में पढ़ा होता है, वही मोल कॉन्सेप्ट है। ज़्यादा कुछ नया फंडा यहाँ पे है नहीं। तो सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट में हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं मोल कॉन्सेप्ट से। ये आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे किसी मोल वोल की बातें होंगी। और मोल हम कैसे निकालते, किसी भी सब्सटेंस के मोल कैसे निकालते थे, हम निकालते थे उसका वेट, जो वेट हमको दिया हुआ रहता था, और उसका मॉलिक्यूलर वेट। अपॉन में हम उसका क्या लिखते थे, मॉलिक्यूलर वेट लिखते थे। और हम एन, मोल को एन से डिनोट करते थे। ये चीजें हम बहुत बार किए, मोल निकाले थे, मोल बहुत बार निकाले थे, कभी रिएक्शन में निकाले थे, कभी अलग से निकाले थे। तो वही चीजें यहाँ पे दोबारा हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट क्या होता है, मोल फ्रैक्शन का फ्रैक्शन से समझ में आ रहा है कि हमको क्या करना है, हमारे पास फ्रैक्शन होगा। और फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, मोल ऑफ कंपोनेंट, यानी कि जो भी कंपोनेंट होगा, जैसे ए कंपोनेंट है उसके मोल अपॉन टोटल मोल, वो हमारा क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट। आई बात समझ। अब हम देखते हैं ग्राम मोल ऑफ कंपोनेंट। ग्राम मोल ऑफ कंपोनेंट क्या होते हैं, मास इन ग्राम ऑफ कंपोनेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपोनेंट। यानी कि इस बार हमको क्या लेना है, मास लेना है इन ग्राम ऑफ कंपोनेंट एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपोनेंट। फिर आता है हमारे पास ग्राम एटम ऑफ कंपोनेंट, तो वो क्या हो जाएगा, मास इन ग्राम ऑफ कंपोनेंट एंड एटॉमिक मास ऑफ कंपोनेंट। ये फॉर्मूले आप सबको आते हैं। वेट फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, वेट ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल वेट। वॉल्यूम फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल वेट। और मोलरिटी क्या हो जाती है, मोलरिटी होती है हमारी ग्राम मोल अपॉन लीटर सॉल्यूशन। और मोलरिटी ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे केजी में होगा और सॉल्वेंट होगा, यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो आपको सॉल्वेंट और सॉल्यूशन यहाँ पे अलग अलग करना होगा। कई बार हम क्या करते हैं, केजी सॉल्यूशन ही लिख के आ जाते हैं, तो वो चीज गलत हो जाएगी। यहाँ पे आपको केजी भी लिखना होगा और सॉल्वेंट लिखना होगा। यहाँ पे आपका सॉल्यूशन किस में होगा, लीटर में होगा। मीटर क्यूब में दिया रहता है, कई बार उसको आप किस में चेंज करेंगे, लीटर में चेंज करेंगे। और यहाँ पे भी आपके पास क्या होगा, लीटर होगा। अब देखो इसको क्वेश्चन से देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है, इन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स 40% Na2CO3 बाई वेट एक्सप्रेस कंपोजिशन इन मोल परसेंट। अब सबसे पहली दिक्कत क्या आती है, इन ऐसे क्वेश्चनों में कहीं दिक्कत नहीं आती। ऐसे क्वेश्चनों में दिक्कत कहाँ आती है हमको, कि हम बेसिस क्या माने, बेसिस हमको नहीं पता लगता है। सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि हमको बेसिस नहीं पता लगता है कि वो कैसे माना जाए। तो यहाँ पे जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स 40% Na2CO3 बाई वेट, यानी कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 40% Na2CO3 है और किसका है, बाई वेट। अब आपको क्या समझ में आना चाहिए कि बाई वेट लिखा हुआ है, इसका मतलब कि जो बेसिस होगा वो हमारा वेट में ही होना चाहिए। वो ऐसे नहीं कि 100 ml मान लिया, 100 लीटर मान लिया, वो चीजें आपकी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। आपका सीधा सिंपल फंडा क्या होना चाहिए कि वेट है तो हमारा बेसिस किस में होगा, वेट में होगा। तो मैंने सिंपल क्या मान लिया कि हमारा 100 ग्राम क्या था, वेट था। यानी कि टोटल ग्राम जो भी था, हमारा टोटल वेट जो भी था वो कितना था, 100 ग्राम था। ये मेरा क्या हो गया, बेसिस हो गया। ये हमारा क्या हो गया, बेसिस हो गया, है ना। अब क्या होगा, अब क्या बोला है, यानी कि जो टोटल सॉल्यूशन है उसका 40% Na2CO3 है। अब सिंपल इसका 40% निकालेंगे तो 40 ग्राम आ जाएगा, कौन आ जाएगा, Na2CO3 आ जाएगा। और बच गया कितना, 60 ग्राम। 60 ग्राम कौन बच गया, H2O बच गया। तो हमको क्या निकालना है, एक्सप्रेस कंपोजिशन इन मोल परसेंट। अब हमको मोल परसेंट निकालने। अब
बच्चों वाला खेल है। Na2CO3 का आप निकालेंगे क्या, मॉलिक्यूलर वेट। Na2CO3 का निकालेंगे मॉलिक्यूलर वेट, तो कितना होता है, Na का कितना होता है 23 इंटू 2 लगे हैं तो 2 प्लस C कितना होता है, C का होता है 12 है, O का होता है 16 और 3 लगे हैं तो 3, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 106। इतना ही होगा, इतना ही होगा क्योंकि ये हुआ 46, ये हुआ 12 है, ये हुआ 48, तो ये हुआ 106। आ गई बात समझ में। और H2O का कितना हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट 18। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आपको क्या पूछा है, मोल परसेंट पूछा है। मोल परसेंट पूछा है तो आप दोनों के मोल निकालेंगे। अब मोल निकालेंगे किसके, Na2CO3 के। और मोल कैसे निकलते हैं, हमको वेट दिया है, वेट अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना है 40 ग्राम और इसका मॉलिक्यूलर वेट, तो यानी कि ये हो गया 40/106। और NH2O कितना हो गया, NH2 हो गया 60/18। तो ये कितना निकला, ये दोनों अगर आप निकालेंगे कैलसी की मदद से तो आपके पास वैल्यू आएगी, आपके पास क्या वैल्यू आएगी 40/106, तो ये हो जाएगा कुछ 0.377। आप 3 डिजिट तक लेंगे ताकि आपकी वैल्यू क्या आए, एक्यूरेट आए। और ये हो जाएगा आपके पास 3.333। अब इसका आप मोल परसेंट निकालेंगे। मोल परसेंट कैसे निकलता है, किसी भी चीज का परसेंट कैसे निकलता है, उसकी वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू। सिंपल समझिए, उसकी वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू और इंटू 100। किसी भी चीज का परसेंटेज ऐसे निकलता है, यहाँ पे मोल परसेंटेज है तो क्या होगा, Na यानी कि Na2CO3 के मोल अपॉन टोटल मोल इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 0.377 इंटू 100 डिवाइड बाई 3.333 प्लस 0.377, तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी 10%, 10.16%। और बच गया क्या, बच गया किसका परसेंट, H2O का परसेंट, मोल परसेंट बच गया। तो NH2O मोल परसेंट कितना हो जाएगा, वो हम 100 से घटा देंगे तो वो कितना हो जाएगा 10.16, ये हो गया 89.84%। तो ये आ गया हमारे पास इसका कैलकुलेशन कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, हमको बाई वेट दिया हुआ था तो हमने क्या लिया 100 ग्राम बेसिस माना। 100 ग्राम क्यों माना, क्योंकि वेट लिखा हुआ था, इसलिए हमको एक आइडिया लग गया कि हम क्या करेंगे, जो भी बेसिस लेंगे वो हमारा वेट में ही लेंगे। तो हमने 100 ग्राम ले लिया, यहाँ से 40 ग्राम Na2CO3 बन गया, 60 ग्राम H2O, और हमारे पास ये क्या आ गए, सिंपल मोल आ गए। और हमने क्या निकाल लिया, मोल परसेंट निकाल लिया। अब जो क्वेश्चन करेंगे वो अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखिए। इसमें दिया हुआ है इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ K2CO3 contains 50% K2CO3 at specific gravity of solution is 1.53, determine the following the mole percent। ये आपको फाइंड करना है। ये क्वेश्चन आप एक बार पढ़िए और आपको मैं एक क्वेश्चन और दिखाता हूं इसी के साथ मैं आपको क्या दिखाता हूं, एक क्वेश्चन और दिखाता हूं। इस क्वेश्चन को आप पढ़िए। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर कंटेन 230 ग्राम ऑफ NaCl at 20 डिग्री सेल्सियस। द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर 1.148 ग्राम cc। कैलकुलेट द फॉलोइंग। ये दोनों आप पढ़िए एक बार, दोनों आपने पढ़ लिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंटेंट 50% और ये वाला। अब दोनों में बेसिस क्या लेंगे, दोनों में बेसिस आप कैसे लेंगे, वो बेसिस समझाने के लिए मैंने ये दोनों क्वेश्चन आपको दिखाए हैं कि आप बेसिस कैसे लेंगे। अब यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए सॉल्यूशन ऑफ K2 50%, तो मैं यहाँ पे क्या लूंगा, मैं यहाँ पे लूंगा 100 ग्राम। ये मेरा क्या होगा बेसिस, या तो 100 ग्राम ले लूं या 1000 ग्राम ले लूं, ये मेरा क्या हो जाएगा बेसिस। और यहाँ पे मैं क्या लूंगा 1000 cc, यहाँ पे मैं वॉल्यूम लूंगा। अब आप ये बताओ, मैंने ये कैसे पता लगा कि ये 100 ग्राम होगा और ये 1000 cc लूंगा, ये कैसे पता लगा दोनों में। आप इधर देखिए, ये इसलिए पता लगा क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 50%
K2CO3, यानी कि आपको क्या बोला गया है, आपके पास जो सॉल्यूशन था उसमें 50% आपका K2CO3 होगा और 50% क्या होगा, H2 या H2O होगा जो इसको घोलने वाला होगा। तो आपको क्या पता लग गया है कि आप जब भी क्या लेंगे, आप जब भी 50 ग्राम H2O लेंगे तो वहां पे 50 ग्राम आपका क्या होगा, K2CO3 होगा। यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन जब भी आप उठाएंगे तो आपके पास 50% K2CO3 होगा, 50% H2O होगा। तो यहाँ पे जब आपने 100 ग्राम उठाया तो आपको पता लग गया कि 50 ग्राम मेरा K2CO3 होगा और 50 ग्राम क्या होगा, मेरा H2O होगा। अब यहाँ पे नीचे वाले में आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 230 ग्राम दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप चाह के भी 1000 ग्राम नहीं मान सकते, आप चाह के भी यहाँ पे 1000 ग्राम नहीं मान सकते। अगर 23 ग्राम भी दिया होता, 23 ग्राम भी दिया होता तो भी आप क्या नहीं मान सकते थे, 100 ग्राम यहाँ पे नहीं मान सकते थे। क्यों नहीं मान सकते थे, क्योंकि यहाँ पे आपको पता नहीं है कि 100 ग्राम में 23 है। आपको ये मालूम नहीं है कि 100 ग्राम में ही 23 है, ये ज्यादा ग्राम में भी 23 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अलग से क्या मेंशन की हुई है, डेंसिटी मेंशन की हुई है कि इधर डेंसिटी है भैया। अब जब आप इसको 1000 सीसी करेंगे, 1000 सीसी वॉल्यूम करेंगे और इस डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, इसका आएगा 1148, ये वाला इसका मास आएगा। जबकि आप तो बेसिस में क्या मान रहे थे, 100 ग्राम। अगर 100 ग्राम मान लेते तो आपका बेसिस क्या होता, गलत होता, क्योंकि आप 100 ग्राम में क्या मानते, 230 ग्राम NaCl मानते और जो बच गया वो क्या मानते, वाटर मानते। लेकिन एक्चुअल में है क्या, एक्चुअल में ये है कि आपका टोटल इतना मास है, इतना ग्राम मास है और उसमें से 230 ग्राम आपका NaCl है। तो ये चीज आपको बेसिस के अंदर समझ में आनी चाहिए कि आप बेसिस ले रहे हैं तो क्या आप सही ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो क्या था, 50% था। अब आप 100 ग्राम उठाओ, 1000 ग्राम उठाओ, 2000 ग्राम उठाओ, वहां पे 50% H2 आएगा, 50% K2CO3 आएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा केस नहीं है। तो ये चीज मैं समझाना चाहता था। अभी आपको क्वेश्चन दोनों सोल्व करेंगे तो पूरी बातें समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले आप देखो इसको, आपने क्या किया, 100 ग्राम बेसिस ले लिया तो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, 50 ग्राम K2CO3 और 50 ग्राम क्या हो गया, H2। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसके मोल निकालेंगे। मोल कितने आए, मोल आए K2CO3 के 50/138 और H2O के कितने आए, NH2O के हो गए 50/18। तो यहां से आप निकालेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, आपके पास वैल्यू आएगी 50/138, तो वो हो गया आपका 0.362 और ये हो गया 50/18, 2.777। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन आपको क्या पूछा हुआ है, द मोल परसेंट ऑफ K2CO3 इन सॉल्यूशन। अब K2CO3 इन सॉल्यूशन पूछा हुआ है तो इसका मोल परसेंट कितना आ जाएगा, इसका मोल परसेंट K2CO3 का मोल परसेंट क्या आ जाएगा, इसके मोल अपॉन टोटल मोल, अपॉन में क्या होगा, टोटल मोल इंटू 100। तो वो वैल्यू आपके पास कितनी निकल के आ जाएगी, 0.362 डिवाइड बाई 2.777 प्लस 0.362 इंटू 100। तो ये आपके पास आ जाएगा 11.53%। आई बात समझ में। अब आपको क्या करना है, द वॉल्यूमेट्रिक परसेंट ऑफ वाटर। अब वॉल्यूमेट्रिक परसेंट ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, आपको क्या पता है, आपको इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है, आपको इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है तो आपको यहाँ पे मास भी पता है। अब आप क्या लगा सकते हैं, ρ = m/v, m/v लगा सकते हैं। आपने टोटल कितना लिया था, 100 लिया था और यहाँ पे v कितना आ जाएगा, 1.53। आई बात समझ में। और स्पेसिफिक ग्रेविटी है तो एक्चुअल कितनी हो जाएगी, एक्चुअल हो जाएगी इतनी, ये हो जाएगी केजी में और इंटू 1000। ये 1000 क्यों किया है मैंने, मीटर क्यूब को लीटर में चेंज करने के लिए, मीटर क्यूब को लीटर में चेंज करने के लिए मैंने क्या किया है, ये डिवाइड किया है। तो ये कितना आ जाएगा, 65.35 लीटर। आई बात समझ। ये 1000 क्यों मल्टीप्लाई किया है,
अरे भाई, आप m अपॉन वी करेंगे तो ये किस में आएगा, मीटर क्यूब में, और इधर आप 1000 से करेंगे तो ये किस में हो जाएगा, आपका लीटर में। आई बात समझ में, ये किस में हो जाएगा, लीटर में हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये 65.35 लीटर हो गया। अब आपको वाटर का निकालना है। वाटर का निकालेंगे तो रो इक्वल्स टू क्या होता है, m अपॉन वी, और यहाँ पे मास कितना है वाटर का, 50 वी, और रो कितनी है, रो है 1000, रो है 1000, तो हमारा वी क्या हो गया, 50 लीटर। आई बात समझ। तो ये क्या हो जाएगा, इसका 50 लीटर। अब हमको क्या निकालना, वॉल्यूमेट्रिक परसेंट। वॉल्यूमेट्रिक परसेंट निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 50 अपॉन 65.35 इंटू 100। ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। द मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोललिटी क्या होती है, मोललिटी होती है आपकी, मोललिटी, मोललिटी क्या होती है, ग्राम मोल अपॉन हमारे पास लीटर सॉल्यूशन। यहाँ पे मोललिटी पूछा है तो यहाँ पे क्या होगा, केजी सॉल्वेंट, केजी सॉल्वेंट होगा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ग्राम मोल कितने हैं, Na2CO3 के 0.362, और केजी सॉल्वेंट कितना है, 50। अगर केजी में नहीं, हमने ग्राम में लिया है, तो आप क्या करेंगे, 0.050, 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ गया आपके पास, मोलरिटी। मोलरिटी निकालेंगे तो मोलरिटी कैसे निकालेंगे, मोलरिटी आपकी क्या हो जाएगी, ग्राम मोल अपॉन लीटर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ग्राम मोल कितना है, ग्राम मोल आपके थे 0.362, और लीटर सॉल्यूशन आपका 65.35 लीटर, तो ये लीटर में ही था, तो ये हो गया आपके पास लीटर सॉल्यूशन। ये यहाँ पे ml में होगा, ml है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ml है तो इसको लीटर में बनाने के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, डिवाइड में 1000। आई बात समझ में। तो ये क्या बन जाएगा, 0.065 लीटर। तो ये हो गया हमारे पास क्या, ये ml में आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिया है, ग्राम में लिया, ग्राम में लिया है तो ये ml में होगा, लीटर में नहीं होगा, हमारे पास किस में होगा, ml में होगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन जो हमने क्या लिया था, यहाँ पे वॉल्यूम लिया था। इसके अंदर आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको कैसे पता लगा था कि 230 ग्राम है, तो हमको ये फिक्स नहीं है कि ये 1000 ग्राम में ही 230 ग्राम है, इसलिए हम 1000 ग्राम बेसिस नहीं ले सकते। इसलिए आपको क्या लेना पड़ेगा, बेसिस क्या लेना पड़ेगा, 1000 सीसी ले लो या फिर 1000 ml ले लो। यहाँ पे सीसी में दी हुई है तो हम क्या ले लेंगे, सीसी में ले लेंगे। आई बात समझ में। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है टोटल वेट। तो टोटल वेट इसका कितना आ गया, 1148 ग्राम, 1148 ग्राम आ गया। तो आपके पास आपने क्या लिया था, 1000 सीसी लिया था, यहाँ पे 1448 ग्राम आपके पास आ गया। अब आपको क्या करना है, वाटर का वेट निकालना है। तो वाटर कितना बच गया, यहाँ पे वाटर बच गया, टोटल 1148 था माइनस 230 था, तो ये कितना बचा, 8 बचा यहाँ पे, और ये 918 ग्राम ये बचा। ये आपके पास कौन बचा, वाटर बचा, ठीक है। अब चीजें आ गई सारी, कंपोजिशन इन वेट परसेंट, कंपोजिशन निकालना है वेट परसेंट में। तो आपने क्या किया, 230 अपॉन टोटल कितना था, 1148 इंटू 100, ये किसका वेट परसेंट निकल गया, ये वेट परसेंट निकल गया NaCl का। उसके बाद वेट परसेंट आपके पास H2O का निकालना है, तो वो कितना निकल जाएगा, 1918 अपॉन 1148 इंटू 100। तो ये वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ये वैल्यू मैं नहीं करके दिखाऊंगा, ये आप निकाल सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, वॉल्यूमेट्रिक परसेंट ऑफ वाटर, वॉल्यूमेट्रिक परसेंट ऑफ वाटर कितना आएगा, वॉल्यूमेट्रिक परसेंट हमने टोटल कितना लिया है, 1000 सीसी, 1000 सीसी लिया है, उसमें से 918 ग्राम हमारा क्या है, 918 ग्राम हमारे पास वाटर है। तो रो इज इक्वल टू एम वी लगाएंगे, रो m अपॉन वी, तो v कितना आएगा, m कितना है 918, और हमारी डेंसिटी कितनी होती है, 1 होती है इसकी,
या फिर केजी में ले तो 1000 होगी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका 918 सीसी ही आ जाएगा। 918 सीसी इसका क्या आ जाएगा, इसका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, अब 1000 से 918 गया तो कितना बचा, 1000 से 918 गया तो आपके पास कितना बचा, 72। 82 कितना बचा, 82 बचा। तो ये क्या हो जाएगा, 82 सीसी किसके लिए हो जाएगा, आपके NaCl के लिए। अब आपको परसेंट निकालना है तो परसेंट कैसे निकालेंगे, 918 अपॉन 100,000 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 91.8%। 91.8% क्या आ जाएगा आपका, वॉल्यूम परसेंट। आई बात समझ में। ये आपको पता होनी चाहिए, ये आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि डेंसिटी कितनी होती है, स्पेसिफिक डेंसिटी कितनी होती है वाटर की, 1 होती है। स्पेसिफिक डेंसिटी कितनी होती है, 1 होती है। और केजी में लेंगे, केजी पर मीटर क्यूब, तो वो कितनी होती है, 1000 होती है। इसलिए यहाँ पे हमको सीसी में चाहिए थी, इधर भी ग्राम था और इधर क्या था, सीसी था, इसलिए हमारी एक हमने काम में ले ली, क्योंकि 1000 से 1000 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या होगा, कंपोजिशन इन मोल परसेंट। मोल आप निकाल सकते हैं अगर आपके पास दोनों के वेट दिए हुए हैं, ये वेट दिया हुआ है, दूसरा वेट दिया हुआ है आपके पास, इसका जो बच गया वो, यानी 230 ग्राम। तो निकालो, NaCl निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 230 अपॉन NaCl का क्या हो जाएगा, 35.5 प्लस Na कितने पे होता है, 23। और वाटर क्या हो जाएगा, NH2O क्या हो जाएगा, 918 अपॉन 18। तो ये इसके मोल आ जाएंगे और ये इसके मोल आ जाएंगे। तो वो कितने कितने आएंगे, इसके मोल आएंगे अपने पास 230 अपॉन 35.5 प्लस 23। तो ये हो गए 3.931 मोल और ये हो गए आपके पास 51। अब आप इसको परसेंटेज निकालना है तो 3.931 अपॉन 51 प्लस 3.931 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा, 3.931 इंटू 100 डिवाइड बाई 51 प्लस 3.931, ये हो जाएगा 7.156%। आई बात समझ में। तो ये है हमारे पास इसका मोल परसेंट। अब मोलैलिटी आप निकाल सकते हैं। मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी होती है ग्राम मोल अपॉन केजी सॉल्वेंट, ये होती है। तो ग्राम मोल कितने थे इसके, 3.931 और केजी सॉल्वेंट कितना है, केजी सॉल्वेंट कितना है, 918 ग्राम है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 0.918 केजी, क्योंकि आपको किस में लेना है, केजी में लेना है। तो ये सब चीजें थी हमारी, किसकी, हमारी थी मोलैलिटी, मोलैलिटी और पूरे कंपोजिशन हमको निकालने की, कि कैसे हम निकालते हैं, कैसे हम बेसिस मानते हैं और कैसे हम किसी भी चीज का वेट परसेंट, मोल परसेंट, ये सब निकाल सकते हैं। तो ये थी हमारी सारी मोल की बातें। मोल कॉन्सेप्ट पे हमने क्या कर ली, सारी बातें कर ली। ध्यान आपको यही रखना है कि बेसिस कैसे मानना है। अगर ऐसा केस दिया हुआ हो, आप सिर्फ यहीं फंसेंगे, आपको क्या नहीं रहता है, पता नहीं रहता कि हम बेसिस कैसे माने। तो बेसिस का यही तरीका है, आपको पता होना चाहिए कि मैं जो मान रहा हूँ वो सही मान रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ वो क्या मैं सही से लिख रहा हूँ, क्या ये चीज पॉसिबल है, तो आप कर लेंगे। अब आपके पास आता है नेक्स्ट चीज, वो है आपका कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन। अब यूनिट कन्वर्जन हम कैसे करते हैं, यूनिट कन्वर्जन कुछ नहीं है, ज्यादा आपको इस पे लोड लेने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, और अगर याद ना भी रहें तो आप कैल्सी से कर सकते हैं, क्योंकि कैल्सी में वो चीजें दी हुई रहती हैं। कुछ कुछ चीजें नहीं दी हुई रहती हैं, उनको आप याद कर लीजिए। जैसे यहाँ पे हमारे पास 1 केजी किसके बराबर होता है, 2.205 LB यानी पाउंड के। 1 पाउंड किसके बराबर होता है, 7000 ग्रेन्स के। ये आपको कैल्सी में नहीं मिलेगा। 1 इंच किसके बराबर होता है,
4 सेमी के, एक एटीएम होता है 760 mmHg के, और एक BTU होता है 1055 जूल के और 252 ग्राम कैलोरी के, और 1 फीट क्यूब किसके बराबर होता है 7.48 गैलन की। तो ये चीज आप ध्यान रख लीजिए छोटी छोटी, ये तो आपको याद रखना ही रखना है क्योंकि ये कैलकुलेटर में आपको नहीं मिलेगा, तो ये चीज आपको याद रखनी ही रखनी है। आपका ये क्या है, टी अगर फ़ारेनहाइट में है तो 1.8 टी डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। टी के इक्वल्स टू टी डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये चीज आपके लिए नई है। टी रैंकाइन इक्वल्स टू क्या होता है, टी फ़ारेनहाइट प्लस 460, ये आप याद रख सकते हैं। और यूनिट के लिए क्या होगा, 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू क्या होगा 1 डिग्री रैंकाइन, और 1 डिग्री सेल्सियस क्या होगा 1 डिग्री केल्विन के। ये चीजें आपको यह पहले याद कर लेनी है, उसके बाद हम क्या देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है, स्टेनलेस स्टील टाइप 304 हैज थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ 16.2 BTU per hour feet per Fahrenheit. Convert this value of thermal conductivity ग्राम कैलोरी अपॉन सेकेंड सेमी सेल्सियस। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है। सिंपल कन्वर्जन है, कुछ ज्यादा नया है नहीं इसके अंदर। 16.2 BTU अपॉन हावर फीट, और यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट को आपको चेंज करना है किसमें, ग्राम कैलोरी सेकेंड सेमी डिग्री सेल्सियस में। तो आपको क्या पता होना चाहिए, एक बीटीयू में क्या है, ये मैं अलग से लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। एक बीटीयू में कितने होते हैं, 252 ग्राम कैलोरी होते हैं। ठीक है, एक हावर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। एक फीट में कितने सेंटीमीटर होते हैं, एक फीट में सेंटीमीटर कितने होते हैं, एक फीट में होते हैं 12 इंच। 12 इंच, एक इंच में 2.54 सेमी होते हैं, तो ये क्या हुआ 12 इंटू 254 सेंटीमीटर। आपको ऐसे भी पता होना चाहिए कि एक फीट में क्या होते हैं 12 इंच होते हैं, तो हम सेमी में जाएंगे तो कैसे जाएंगे, 12 इंटू 2.54 सेमी। और 1 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है, 1.8 F के, यानी फ़ारेनहाइट के। तो आपको फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में जाना है, तो आप क्या करेंगे 1/1.8 फ़ारेनहाइट। अब ये वैल्यूज आप यहाँ पे रख दीजिए, 16.2 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 252 ग्राम कैलोरी अपॉन 3600 सेकेंड इंटू 12 इंटू 2.54, ये क्या बन गया सेमी, और 1/1.8, तो ये क्या हुआ ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, और ये क्या बन गया डिग्री सेल्सियस। तो इन सब चीजों को आप करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऊपर ये वाली वैल्यू रहेगी, नीचे ये वाली वैल्यू रहेगी। एक बार आप करके मैं दिखा भी देता हूं आपको। यहाँ पे होगा 16.2 इंटू 252 इंटू 1.8, ये ऊपर रहेगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा 3600 इंटू 12 इंटू 2.54, ये रहेगा नीचे। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 0.066 ग्राम कैलोरी अपॉन सेकेंड सेंटीमीटर डिग्री सेल्सियस। आई बात समझ में इतनी। अब आगे देखिए, आगे वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, यहाँ पे द हीट कैपेसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज गिवन बाय रिलेशन, आपको एक रिलेशन दिया हुआ है सीपी का टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, वेयर सीपी इज एक्सप्रेस्ड इन जूल पर ग्राम मोल पर केल्विन पर डिग्री सेल्सियस। टी इज इन सेंटीग्रेड, यानी कि ये वाला टी हमारा किस में है, सेंटीग्रेड में है। मॉडिफाई द फॉर्मूला सो दैट सीपी इन बीटीयू पर पाउंड पर मोल रैंकाइन, टी इज इन रैंकाइन। आई बात समझ।
अब करना क्या है, करना कुछ नहीं है, ये इक्वेशन की प्रॉब्लम है। इतनी देर हमारा क्या था, सिंपल कन्वर्जन था। यहाँ पे आपको क्या करना है, इक्वेशन को चेंज करना है। इक्वेशन को चेंज करेंगे तो आप उसके लिए दो स्टेप आपको करने पड़ेंगे। पहला सीपी के रिस्पेक्ट में इधर वाले के लिए, फिर इधर वाले के लिए, यानी कि आपको दो कन्वर्जन करने पड़ेंगे। तो आपका सीपी किस में है, सीपी है आपका जूल ग्राम मोल डिग्री सेल्सियस में। और आपको क्या बनाना है, नया सीपी डैश बनाना है। सीपी डैश बनाना है और वो आपका किस में है, बीटीयू पाउंड मोल रैंकाइन। ठीक है, अब ये वाली यूनिट देखिए, ये वाली यूनिट देखिए, ये वाली यूनिट आपकी क्या है, बड़ी है। तो बड़ी से आप क्या जाएंगे, छोटी में जाएंगे। अगर इधर वाली बड़ी होगी तो आप इधर आएंगे, छोटी में आएंगे। हमेशा बड़ी यूनिट से आप छोटी यूनिट में जाना चाहेंगे ताकि आपके कन्वर्जन क्या हो, जल्दी हो और आसान हो। तो आप क्या करेंगे, सीपी डैश बीटीयू क्या होता है, जूल 1055 जूल ग्राम मोल, और इधर आएंगे तो एलबी मोल क्या होते, किस में बदलेंगे, ग्राम मोल में। अब एलबी मोल ग्राम मोल में बदलेंगे तो वो कितने बनेंगे, ये बनेंगे 456 के समथिंग बनेंगे। आप बना के देख सकते हैं, और कैल्सी से भी आप ये चीज निकाल सकते हैं। ये आपके पास कितना बनेगा, 456, ये आपके पास कितना बनेगा, 453 बनेगा, सॉरी 453.6 बनेगा। और ये क्या बनेगा, ग्राम मोल। ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब बनाएंगे रैंकाइन से डिग्री सेल्सियस। रैंकाइन से डिग्री सेल्सियस बनाएंगे तो आपके पास क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रैंकाइन से आपको कहाँ जाना है, डिग्री सेल्सियस में। रैंकाइन और फ़ारेनहाइट बराबर है, चाहे रैंकाइन लिखे चाहे फ़ारेनहाइट लिखे, हमको क्या करना है, 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 1.8 रैंकाइन। तो रैंकाइन क्या हो जाएगा, 1/1.8 डिग्री सेल्सियस। हमको डिग्री सेल्सियस में जाना है तो ऊपर क्या करेंगे, 1.8, क्योंकि 1/1.8 था तो वो ऊपर चला गया, और ये क्या बन गया, डिग्री सेल्सियस। तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, जब आप कैलकुलेटर से इसको करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आएगी 1055 to 1.8 डिवाइड बाई 453.6, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 4.186। ये कितना आएगा, 4.186 सीपी डेज। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब है मुद्दा। अब आपको क्या करना है, ये टी किस में था, ये टी था डिग्री सेल्सियस में, ये टी किस में था, डिग्री सेल्सियस में था। और आपको इसको चेंज किस में करना है, इसको चेंज करना है रैंकाइन में, इसको चेंज करना है रैंकाइन में। अब आप सिंपली ये नहीं कर सकते, अब आप सिंपली ये नहीं कर सकते कि ये डिग्री सेल्सियस है 1.8 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं 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 नहीं, ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन यूज करनी पड़ेंगी, इक्वेशन यूज करनी पड़ेंगी। और आपको कहाँ से कहाँ जाना है, आपको डिग्री सेल्सियस से आपको रैंकाइन में जाना है, यानी कि ये वाली इक्वेशन आपके काम आएगी और ये वाली इक्वेशन आपके काम आएगी। बीच वाली इक्वेशन से आपको कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है, क्योंकि वहां पे रैंकाइन और फ़ारेनहाइट दोनों ही काम की चीजें हमारे नहीं है। हमको कहाँ जाना है, डिग्री सेल्सियस से रैंकाइन में जाना है। अब रैंकाइन में जाना है तो हमको यहाँ पे टीएफ यानी कि टीएफ की, टी फ़ारेनहाइट की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। टी फ़ारेनहाइट की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई है, टी फ़ारेनहाइट की वैल्यू लिखी हुई है, तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, टी फ़ारेनहाइट की वैल्यू रख देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टी आर, टी आर क्या आ जाएगा, टी आर है टी एफ प्लस 460 और टी एफ है 1.8 टी सी प्लस 32। तो यहाँ पे टी एफ क्या बन गया, टी आर क्या बन गया, हमको तो यहाँ पे क्या लिखना है, टीसी की वैल्यू लिखनी है, टीसी की वैल्यू लानी है। तो यहाँ पे 1.8 टीसी प्लस 32 प्लस 460, आई बात समझ। अब टीसी की वैल्यू लिखनी है तो टी आर माइनस 32 माइनस 460 अपॉन 1.8। ये मुद्दा आया समझ में।
आपको क्या करना है, रैंकाइन में जाना है। रैंकाइन में कब जा पाएंगे, जब डिग्री सेल्सियस की जगह आप रैंकाइन वाली वैल्यू रखेंगे। अब आप टी डिग्री सेल्सियस की जगह यहाँ पे रख दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगी, रैंकाइन में आपकी इक्वेशन आ जाएगी। और सीपी की जगह आप क्या रखेंगे, सीपी डैश, तो आपके पास क्या बनेगा, 4.186 सीपी डैश इक्वल्स टू 139.1 प्लस 1.54 इंटू 10⁻⁻1, और यहाँ पे क्या आएगा, ये वाली वैल्यू आपकी आ जाएगी टी आर माइनस, इसको आप जोड़ दीजिए तो ये 4692 अपॉन 1.8, और इसको आप आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सीपी डैश कितना हो जाएगा, 139.1 4.186 प्लस 1.54 इंटू 10⁻⁻1 अपॉन 4.186, और ये क्या हो गया, टी आर माइनस 492 1.8। तो ये हो गई आपकी क्या, सीपी से आपने क्या कर दिया, कन्वर्जन कर दिया सीपी डैश में। अब सेम ऐसा ही हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी आपको क्या करना है, कन्वर्जन करना है, लेकिन मैं ये आपको पूरा नहीं बताऊंगा। इसमें की पॉइंट है वो मैं आपको बताऊंगा। की पॉइंट क्या है, एक बार फिर से आप दोनों क्वेश्चन को पढ़िए। दोनों क्वेश्चन को आप जब पढ़ेंगे तो आप में आपको कोई यहाँ पे अंतर नहीं दिखेगा, यहाँ पे आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द हीट कैपेसिटी सल्फ्यूरिक एसिड गिवन बाय ये, और यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे जब आप देखेंगे तो आपको एक चीज का डिफरेंस दिखाई देगा। वो डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 BTU अपॉन LB मोल रैंकाइन, BTU LB मोल रैंकाइन। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको जाना है ग्राम, यहाँ पे जाना है ग्राम कैलोरी से ग्राम मोल केल्विन से BTU LB F तक, यानी BTU पाउंड पर फ़ारेनहाइट तक जाना है। अब इस और इस चीज में डिफरेंस क्या आया, यहाँ पे क्या है, LB मोल है, आप कहाँ से आए, ग्राम मोल से आए LB मोल में, या फिर LB मोल से जाएंगे कहाँ पे, ग्राम मोल में। लेकिन यहाँ पे नीचे क्या है, ग्राम मोल है, और यहाँ पे क्या है, सिर्फ LB है, यहाँ पे सिर्फ LB है। तो जब आप क्या करेंगे, जब आपने ये वाला कन्वर्जन किया, ये वाला कन्वर्जन किया, तो यहाँ पे आपने सीधा क्या लिखा, 453.6, आपने क्या लिखा 453.6। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन में आप डिवाइड में 4 भी करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूं, ये क्या होगा, सीपी आपका हो गया ग्राम कैलोरी अपॉन ग्राम मोल केल्विन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीपी डैश BTU अपॉन LB फ़ारेनहाइट। अब ग्राम कैलोरी में जाएंगे तो सीपी डैश क्या हो जाएगा, 252 ग्राम कैलोरी, BTU बन गया ग्राम कैलोरी। LB दिया हुआ है, LB मोल नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 253.6 डिवाइड बाई 44। 44 क्यों, CO2, CO2 का मास कितना होता है, 44, तो आप क्या करेंगे, 44 करेंगे, 44। अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया ग्राम मोल। अब ये आपका क्या बन गया, ग्राम मोल। और केल्विन और फ़ारेनहाइट में क्या संबंध होता है, केल्विन और फ़ारेनहाइट में क्या संबंध होता है, 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 1 डिग्री केल्विन और 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट से केल्विन में जाएंगे तो आप क्या बनेगा, ऊपर क्या आ जाएगा, 1.8। आई बात समझ, आई बात समझ इतनी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 44 करना है, बाकी आपका क्या रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। आगे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको फ़ारेनहाइट में जाना है, कहाँ से, केल्विन से। तो फिर आप ये वाली बात नहीं लिखेंगे, ये वाली चीज आप नहीं करेंगे कि केल्विन को 1.8 F लिख दिया यहाँ पे डायरेक्ट, ऐसा नहीं, आपको इक्वेशन लगानी पड़ेगी प्रॉपर इक्वेशन कैसे लगाएंगे, टी के इज इक्वल टू टी केल्विन टी डिग्री सेल्सियस प्लस 273, और टी फ़ारेनहाइट क्या होता है, 1.8 टी सेल्सियस प्लस 32। तो यहाँ पे टी सी की वैल्यू लिख देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1.8 टी केल्विन माइनस 273 प्लस 32। तो आपके पास टी एफ और टी केल्विन में रिलेशन आ गया। अब टी केल्विन के वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए, जैसे अभी पीछे वाले में रखी थी, सेम आंसर आपके उसी तरह से आते जाएंगे। ठीक है, इतनी सारी बातें आई होप कि समझ में आ गई होंगी। अब हम
अब हम देखते हैं ह्यूमिडिटी एंड सेचुरेशन। ह्यूमिडिटी क्या होती है? ह्यूमिडिटी नाम आते ही हमारे पास क्या होता है, हमको हिंदी वालों को समझ में आता है नमी, और इंग्लिश वालों को क्या समझ में आता है, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है? जब वाटर वेपर हो किसके अंदर, एयर के अंदर, एयर के अंदर वाटर वेपर हो, उसको हम क्या बोलेंगे, ह्यूमिडिटी। उसके हम क्या बोलेंगे, ह्यूमिडिटी। अगर वाटर वेपर ज्यादा है यानी कि नमी ज्यादा है तो वो क्या होता है, उनको क्या हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, आज ह्यूमिडिटी ज्यादा है। और अगर वाटर वेपर कम है तो हम क्या बोलेंगे, आज ह्यूमिडिटी कम है। तो ये इसकी कोई वैसे हमारे पास बेसिस नहीं होता, हम क्या बोल देते हैं नॉर्मल। अगर ज्यादा हमारे पास क्या होता है, वाटर वेपर होता है, जैसे 50% से ज्यादा हो गया तो हम उसको बोल देंगे मोर ह्यूमिडिटी, और अगर 50 से हम कम मान लेते हैं तो हमारे पास लेस ह्यूमिडिटी हो जाती है। लेकिन अगर वेपर NH3 है और गैस एयर है तो वो आपके पास क्या नहीं होती है, वो ह्यूमिडिटी नहीं होती, वो ह्यूमिडिटी, उसको ह्यूमिडिटी नहीं बोला जाता है। वाटर वेपर है और गैस क्या है, N2 है, तो भी आप क्या नहीं बोलेंगे, इसको ह्यूमिडिटी नहीं बोलेंगे। ह्यूमिडिटी सिर्फ आप एक ही केस में बोलेंगे, आपका वेपर होना चाहिए वाटर का वेपर और गैस होनी चाहिए एयर, तभी आपकी क्या होगी, ह्यूमिडिटी होगी। आई बात समझ में? अब ह्यूमिडिटी को डिफाइन कैसे करते हैं, ह्यूमिडिटी को निकालते कैसे हैं। अब इतना तो पता है हमको, वाटर वेपर है, एयर है, लेकिन ऐसे आप निकाल नहीं सकते। जैसे आपको कंटेनर दे दिया, आप कंटेनर दे दिया तो आप इसकी ऐसे ह्यूमिडिटी नहीं बता सकते। इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, कंटेनर का प्रेशर पता होना चाहिए, और जो गैसें हैं उसके अंदर उनका पार्शियल प्रेशर पता होना चाहिए। तो द ह्यूमिडिटी इज द मास ऑफ वेपर कैरिड बाय ए यूनिट मास ऑफ वेपर फ्री गैस। यानी कि गैस क्या हो, एकदम सूखी गैस हो जिसके अंदर एक भी वाटर वेपर नहीं हो, उसके द्वारा जितना वाटर वेपर कंटेन किया गया है उसको हम क्या बोलेंगे, ह्यूमिडिटी बोलेंगे। द मीन व्हेन द टोटल प्रेशर इज फिक्स, अगर टोटल प्रेशर आप फिक्स कर देंगे, द ह्यूमिडिटी डिपेंड ओनली ऑन द पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर इन द मिक्सचर। अगर आपने क्या कर दिया, इसका प्रेशर फिक्स कर दिया, तो ह्यूमिडिटी आपकी किस पे डिपेंड करेगी, ओनली ऑन वेपर प्रेशर पे डिपेंड करेगी। आई बात समझ में? और ये फॉर्मूला होता है हमारे पास एज इक्वल टू PA अपॉन PT माइनस PA MA अपॉन MB। MA क्या होगा, 18 होगा, MB क्या होगा, 29 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये हमेशा आप याद रख सकते हैं, अगर MA ME 18 अपॉन 29 होंगे ऑन ह्यूमिडिटी के केस में। ह्यूमिडिटी के केस में MA चेंज नहीं होगा क्योंकि वो हमेशा क्या रहेगा, वाटर वेपर ही रहेगा, और हमारा जो MB है वो कौन रहेगी, वो एयर ही रहेगी, तो आप उसको भी चेंज नहीं कर सकते। इसलिए वो हुआ 29 और ये हो गया 18। और PA क्या होता है, पार्शियल प्रेशर होता है वेपर का, PT क्या होता है, P टोटल। ठीक है। अब सेचुरेशन, सेचुरेटेड क्या होता है, सेचुरेशन का मतलब क्या होता है, जब आपकी जो गैस थी वो मैक्सिमम ह्यूमिडिटी अब्जॉर्व कर चुकी है, यानी कि आप इसके अंदर क्या करा रहे थे, वाटर वेपर इंसर्ट करा रहे थे, करा रहे थे। एक टाइम ऐसा आया, ये बोली अब मेरे से आगे और वाटर वेपर नहीं लिया जा रहा। जैसे आप खाते हैं तो खाए जाते हैं, खाते रहते हैं, एक लिमिट आती है जब आपका क्या हो जाता है, पेट भर जाता है, पेट भर जाता है, उसके बाद आप क्या नहीं खा सकते, और नहीं खा सकते। वैसे ही इसकी एयर, ड्राई एयर की भी एक लिमिट होती है वाटर वेपर खाने की। अब वो वाटर वेपर खाना, जब हम इसको वाटर वेपर खिलाते जाएंगे, एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, वाटर वेपर खाना बंद हो जाएगी, और अगर हम उसको खिला भी देंगे तो वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी ड्रॉप, यानी वाटर की क्या बन जाएगी, ड्रॉप। वो वाटर की ड्रॉप बन जाएगी। उस ड्रॉप को हम क्या बोलते हैं, पहला ड्यू पॉइंट बोलते हैं। जब पहली वाटर ड्रॉप बनती है उसको ड्यू पॉइंट बोलते हैं। लेकिन जब ड्यू नहीं बनी हुई हो और एकदम हम क्या करा हो कि अब वो और नहीं खा सकती, वहीं पे रुक गए हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेचुरेटेड वेपर। Vapor is equilibrium with the liquid at gas temperature. The partial pressure of vapor in saturation gas equals to the vapor pressure of liquid at gas temperature if HS is saturation humidity। आई बात समझ? तो इसको हम क्या डिनोट करते हैं, PA स्टार अपॉन 1 माइनस PA स्टार इंटू 18 अपॉन 29। ये 18 अपॉन 29 वहीं से आया है MA अपॉन MB से। ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड टू द गैस टेम्परेचर। यानी कि ये इसके पार्शियल ह्यूमन, ये
हमारा ह्यूमिडिटी के टाइम पार्शियल प्रेशर और सेचुरेशन की ह्यूमिडिटी के टाइम पार्शियल प्रेशर, उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और ज्यादातर हम इनको परसेंटेज में शो करते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इनटू 100। बाकी आप इसको इतना भी लिख सकते हैं, PA अपॉन PA स्टार। ठीक है, अब इसके बाद में आपके पास आता है परसेंटेज ह्यूमिडिटी। परसेंटेज ह्यूमिडिटी क्या होती है, ह्यूमिडिटी इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल ह्यूमिडिटी H to the saturation humidity. HS is the gas temperature also expressed on percentage basis. अब इसको आप कैसे लिखते हैं, HP H अपॉन HS इंटू 100। ये बड़ा ही काम की चीज है, इसको याद रख लो। HP इक्वल टू क्या होता है, या तो आपको सभी रखने हैं, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा ध्यान दे लो। HP इक्वल टू क्या होता है, H अपॉन HS इंटू 100। और आप इसको इससे भी लिख सकते हैं, H रिलेटिव 1 माइनस PA स्टार अपॉन 1 माइनस PA। अब ह्यूमिड हीट क्या होती है, ह्यूमिड हीट CS इज, इसको CS से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, इज द हीट एनर्जी नेसेसरी टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ले लो या 1 पाउंड ऑफ गैस व्हाट एवर वेपर इट मे कंटेन। यानी कि हमारे पास क्या है, 1 पाउंड या फिर आप 1 ग्राम गैस ले लो, 1 ग्राम गैस ले लो, और उसने कितना भी वाटर वेपर कंटेंट कर रखा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको इसका टेम्परेचर क्या बढ़ाना है, 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है या फिर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट से बढ़ाना है। तो जो आपको हीट चाहिए होगी वो क्या होगी, ह्यूमिड हीट। तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, CS इक्वल टू क्या होगा, 1.005 प्लस 1.884 इंटू H। ये क्या है, H क्या है, ह्यूमिडिटी, और ये किस में आएगा, किलो जूल पर केजी ड्राई एयर। अगर आपको यहाँ पे यूनिट चेंज में पूछा है तो आपको जैसे अभी हमने किया है वैसे यूनिट कन्वर्जन करके आपको इक्वेशन को चेंज करना पड़ेगा और फिर आपको आंसर देना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये स्टैंडर्ड कंडीशन है किलो जूल पर केजी ड्राई एयर, तो ये क्या हो जाएगी 1.005 प्लस 1.884 H। ह्यूमिड वॉल्यूम क्या होगा, ह्यूमिड वॉल्यूम VH इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट मास ऑफ वेपर फ्री गैस प्लस व्हाटएवर वेपर इट मे कंटेन एट 1 atm एंड गैस टेम्परेचर। और उसको आप कैसे लिखेंगे, 22.4 इंटू टी क्या है, टेम्परेचर है, अपॉन 273, 1 अपॉन MB प्लस H अपॉन MA, और ये क्या है, मीटर क्यूब पर केजी ड्राई एयर गैस। तो आई बात समझ में। यहाँ पे H क्या है, यहाँ पे H हमारी ह्यूमिडिटी है, MB हमारा क्या है 29 है, और MA हमारा क्या हो जाएगा, औरों की तरह 18 हो जाएगा। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। अब हम करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इन एयर वाटर वेपर सैंपल हैज ड्राई टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी 25% एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आई बात समझ में। और हमको H, HS, CS, VH निकालना है, यानी ह्यूमिडिटी निकालनी है, सेचुरेशन ह्यूमिडिटी निकालनी है, ह्यूमिड हीट निकालनी है और ह्यूमिड वॉल्यूम निकालना है। तो सबसे पहले आपके पास क्या दिया हुआ है, आपको दिखा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 25%। तो आपने क्या लगाया, ह्यूमिड रिलेटिव का फॉर्मूला लगाया, और वो आपको पता है PA अपॉन PA स्टार। ये चीज आपके पास होती है, और परसेंट में है तो इंटू 100। तो PA अपॉन PA स्टार आपके पास क्या हो गया, PA अपॉन PA स्टार हो गया 0.25। 100 डिवाइड में गया तो क्या हुआ 0.25। अब आपके पास ना P है ना PA स्टार है, तो आप P और PA स्टार कहाँ से लाएंगे। यहाँ पे एक डाटा और गिवन है, क्या डाटा गिवन है, HS गिवन है। आपको दिख रहा है क्या HS आपको दिख रहा है क्या, HS क्या होता है, PA स्टार P टोटल माइनस PA स्टार इंटू 18/29। अब आपको HS नहीं दिख रहा है, HS दिख रहा है क्योंकि आप HS कहाँ से निकालेंगे, आप HS निकालेंगे ग्राफ से। अब मैं पहले आपको ग्राफ बता देता हूँ, कौन सा ग्राफ कब देखना है। ग्राफ तब देखना है, ये वाला ग्राफ आप तब देखेंगे जब आपको पाउंड पर पाउंड दिया हो, यानी कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, LB वाटर वेपर पर LB ड्राई एयर। ये वाला ग्राफ आप कब देखेंगे, जब आपको क्या दिया हो, पर केजी वाटर वेपर पर केजी ड्राई एयर। और ये वाला ग्राफ आप कब देखेंगे, जब आपको क्या निकालनी हो, एंथैल्पी निकालनी हो। आई बात समझ में। ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ दोनों सिमिलर दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइनें हैं, वो है एंथैल्पी की, यहाँ पे वो लाइनें नहीं है। ठीक है, तो ये वाली चीज भी आप देख सकते हैं, लेकिन
ज़्यादा अच्छा इससे रहेगा। अब आपको क्या दिया हुआ है, 55 डिग्री सेल्सियस पे आपका क्या हो रहा है, सेचुरेशन हो रहा है। आपका क्या हो रहा है, सेचुरेशन हो रहा है। तो सेचुरेशन का मतलब क्या होगा, आप सेचुरेशन निकालेंगे 55 पे, आप क्या निकालेंगे, सेचुरेशन निकालेंगे। सेचुरेशन का मतलब होता है जहाँ पे 100% ह्यूमिडिटी हो जाती है, ये मैंने बताया अभी। 100% ह्यूमिडिटी हो जाती है उसको, उसके बाद आप क्या नहीं कर सकते, और ह्यूमिडिटी उसकी नहीं बढ़ा सकते, तो वो क्या हो जाएगी, 100% ह्यूमिडिटी। तो जब आपने 55 चुना, यहाँ पे हमारा क्या था, 55। अब 55 से आप गए यहाँ पे, आपने क्या करवाया, 100% ह्यूमिडिटी करवाई, और आपने क्या देखा, यहाँ पे हमारा 0.115 आ रहा है, यानी ह्यूमिडिटी की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.115। इतनी ह्यूमिडिटी होने के बाद इसके अंदर आप और वाटर वेपर ऐड नहीं करा सकते। अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे 60 डिग्री होता तो आप 60 डिग्री पे यहाँ पे जाते और फिर यहाँ पे जाते। अब 40 डिग्री होता है तो यहाँ पे आप जाते और यहाँ पे आप जाते। अब आप एक चीज समझिए, जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतनी एयर क्या होगी, ज्यादा गर्म होगी। जितनी ज्यादा गर्म होगी उतनी ही वो क्या कर सकती है, ह्यूमिडिटी एब्जॉर्ब कर सकती है। इसलिए ज्यादा बड़ा टेम्परेचर होगा तो उसकी ह्यूमिडिटी भी ज्यादा, और अगर कम टेम्परेचर होगा जैसे 30-40 है तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी भी क्या होगी, कम होगी सेचुरेशन की। आई बात समझ में। तो यहाँ से आपने क्या निकाल लिया, एच एस निकाल लिया। एच एस कितना आया, 0.115। और एच एस निकलते ही आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया यहाँ पे एक एटीएम है तो पी टोटल 1 लिख लिया, इंटू 13/29। अब कर लो इसको, 0.115 इंटू 29/18, और 1 माइनस पी ए स्टार, और ये क्या बन गया, पी ए स्टार। आई बात समझ में। तो यहाँ से जब आप करेंगे तो आपके पास पी ए स्टार की वैल्यू कितनी आएगी, 0.156। आई बात समझ में। अब वो वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे पी ए, और इक्वल्स टू 0.25 इंटू 0.156। तो वो वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, वो वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.25 इंटू 0.156। तो ये हो जाएगी 0.039। एक बार इसको भी आप करके देख लीजिए, 0.115 इंटू 29/80। तो ये वैल्यू आई ये वैल्यू कितनी आएगी, 0.156। आई बात समझ में। अब आपको क्या करना है, आपने दो चीजें निकाल ली, पी ए निकाल लिया, पी ए स्टार निकाल लिया। तो एच आपके पास आ जाएगा, एच आ जाएगा कैसे, पी ए अपॉन पी टोटल माइनस पी ए इंटू 18/29 से। ये आपके पास एच आ जाएगा। यहाँ से आप वैल्यू उठा के यहाँ पे पी ए की रख देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। एच एस आपके पास आ ही गया है। सी एस आप कैसे निकालेंगे, सी एस निकालेंगे 1.005 प्लस 1.884 इंटू एच। एच यानी कि एच आप यहाँ पे क्या रखेंगे, जो एच यहाँ से निकलेगा वो एच आप यहाँ पे रख देंगे। और आपके पास वी एच पूछा है तो वो कितना हो जाएगा, 22.4 इंटू टेम्परेचर आप केल्विन में लेंगे अपॉन 273 इंटू 1/29 प्लस h/18। और h यहाँ पे आप h वाला h रख देंगे और t क्या हो जाएगा, केल्विन में हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन। लॉजिक, आप लॉजिक समझिए, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, लेकिन लॉजिक क्या था, लॉजिक ये था कि आपको ग्राफ से क्या देखना आना चाहिए, एच एस। उसने डाटा दिया है लेकिन इनडायरेक्टली दिया है, और एक डाटा उसने एच आर के रूप में दे दिया है। तो यहाँ से पी ए स्टार निकल गया, और यहाँ से पी ए अपॉन पी ए स्टार था तो पी ए निकल गया, पी ए निकल गया तो एच निकल गया, सी एस वी एस। अब आप सब चीजें इससे निकाल सकते हो। तो दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, एन एयर वाटर वेपर सैंपल हैज ड्राई बल्ब टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस, द ह्यूमिडिटी 0.03 kg वाटर पर kg ड्राई एयर एट 1 atm प्रेशर, टेबुलेट ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है एच, एच दिया हुआ है तो 0.03 एच दिया हुआ है kg ड्राई एयर, ह्यूमिडिटी दी हुई है। तो एच से आप क्या निकाल सकते हैं, पी ए अपॉन 1 माइनस पी ए इंटू 18/29। 1 क्यों लिखा है, यहाँ पे पी टोटल होगा, 1 लिखा है, पी एटीएम दिया हुआ है। तो एच कितनी दी हुई है, 0.03, 1 माइनस पी ए, और यहाँ पे क्या बन गया, 29/18
और ये बन गया पीए। तो पीए आप निकाल सकते हैं आराम से। पीए कितना हुआ 29 इंटू 0.03 अपॉन 18 और ये हुआ 0.0483 इज इक्वल टू 1 प्लस 0.0483 पीए और पीए क्या आ जाएगा डिवाइड बाई 1.0483। तो ये वैल्यू हो गई 0.0461। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब आपको क्या निकालना है पीए स्टार। एच एस इज इक्वल टू पीए स्टार 1 माइनस पीए स्टार, ये होता है, ये होता है। अब ना पीए है स्टार है ना एच एस है। एच एस कैसे निकालेंगे, आपको ड्राई बल्ब टेम्परेचर दिया हुआ है, फिर आप क्या करेंगे इसी का यूज करेंगे। इसी का यूज करेंगे तो आप क्या देखेंगे 55 पे जाएंगे, आपको वही वैल्यू मिल जाएगी जो अभी हमने बताई थी, वही वैल्यू मिल जाएगी। अगर मान लो 60 डिग्री दिया होता तो यहाँ पे आप क्या जाते 60 पे जाते और फिर आप यहाँ पे आप इसको मैच करवाते। अगर आपको 30 दिया होता तो 30 पे आप जाते और फिर आप इसको यहाँ पे मैच करवाते। ऐसा आपको मैच करवाना है। जितना डिग्री आपको ड्राई बल्ब टेम्परेचर दिया है उस पे आपको क्या करवाना है परसेंटेज ह्यूमिडिटी शो करवानी है, क्योंकि सेचुरेशन के टाइम आपकी ह्यूमिडिटी कितनी होगी 100%। जब आप 100% वाले कर्व पे जाएंगे तो जो कर्व की लाइन इसको काट रही होगी वही क्या होगी आपकी एच एस होगी। तो यहाँ पे एच एस आपका क्या आ जाएगा 0.115 और पीए स्टार आप यहाँ से निकाल सकते हैं। पीए स्टार आप यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, रिलेटिव आप निकाल सकते हैं पीए अपॉन पीए स्टार इंटू 100। पीए अपॉन पीए स्टार निकाल सकते हैं, यहाँ पे निकालो 0.115 इंटू 29 अपॉन 18 1 माइनस पीए स्टार इज इक्वल टू पीए पीए स्टार। अब आप निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये कैलकुलेशन 0.115 इंटू 29 डिवाइड बाई 18 और ये हो गई 0.156। ये क्या आ गया आपके पास पीए स्टार आ गया। ठीक है, अब आप एच आर निकाल सकते हैं रिलेटिव पीए अपॉन पीए स्टार। तो ये आपने निकाला तो 0.4061 अपॉन 0.156 और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो किस में आ जाएगा परसेंट में आ जाएगा। और यहाँ से आप ह्यूमिड वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, तो वो कितना हो जाएगा 22.4 इंटू टी कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा वही 273 प्लस 55 अपॉन टी 273 1 अपॉन 29 प्लस एच अपॉन 18 और एच की वैल्यू आपके पास आ गई। और यहाँ से आप और चीजें भी निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, एन एयर एट 100.3 किलो पास्कल। यहाँ पे 1 एटीएम ना देके ऐसा दिया हुआ है, ये भी क्या लिखा हुआ है 1 एटीएम ही लिखा हुआ है ड्राई बल्ब टेम्परेचर 303 केल्विन 303 केल्विन एंड ए वेट बल्ब टेम्परेचर 288 केल्विन। It is desired to heat the air in a preheater and then spray water additively so that final air will be saturated at 303 Kelvin using the humidity chart determine humidity of the inlet air। आपको क्या करना है ह्यूमिडिटी बतानी है किसकी इनलेट एयर की। अब इनलेट एयर क्या है, इनलेट एयर हमारी कब होगी 288 पे 288 पे होगी या 303 पे होगी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वेट बल्ब है 288 और ड्राई है 303, यानी कि हमारी इनलेट एयर किसमें होगी, ड्राई एयर हमने इनलेट कराई है तो हमारी 303 केल्विन पे इनलेट होगी। अब 303 पे इनलेट होगी तो आपके पास कितना डिग्री सेल्सियस बचा 30 डिग्री सेल्सियस। ये 30 डिग्री सेल्सियस हुआ। अब 30 डिग्री सेल्सियस पे आप जाएंगे तो आप क्या देखेंगे सेचुरेशन देखेंगे। यहाँ पे आपके पास क्या जाएंगे आप 30 डिग्री सेल्सियस पे जाएंगे और 30 डिग्री सेल्सियस पे जब आप जाएंगे तो आप क्या देखेंगे यहाँ पे ह्यूमिडिटी
देखेंगे और वो कितनी आएगी वो आपके पास जब आप देखेंगे तो 30 डिग्री यहाँ से चले, यहाँ से चले, यहाँ से चले, ये सैचुरेशन पॉइंट आया। और इधर जब आप चलेंगे तो जब आप यहाँ पे चलते आए चलते आए चलते आए तो यहाँ पे क्या हुआ 0.028, ये वाली ह्यूमिडिटी आपको मिली। 0.028 के आसपास आपको अप्रोक्स लेनी है, क्योंकि आप 0.03 के क्या हैं बहुत करीब हैं। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो यूट्यूब से आप जूम करके देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, ये होगा 0.028। आई बात समझ में। अब आपको क्या किया हुआ है, द परसेंटेज ह्यूमिडिटी ऑफ इनलेट एयर, परसेंटेज ह्यूमिडिटी निकालनी है आपको किसकी, इनलेट एयर की। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कितनी आई है हमारी ह्यूमिडिटी 0.028, वो कौन सी ह्यूमिडिटी थी, HS ह्यूमिडिटी थी। वो कौन सी ह्यूमिडिटी थी, HS ह्यूमिडिटी थी। और यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है 288 दिया हुआ है, यानी कि 15 डिग्री सेल्सियस। 15 डिग्री सेल्सियस पे जब वेट होगा तब आपकी H सेचुरेशन क्या होगी, तब आपकी H सेचुरेशन क्या होगी, जब यहाँ पे 15 है तो आपकी H सेचुरेशन क्या होगी, H सेचुरेशन कुछ यहाँ पे होगी, H सेचुरेशन यहाँ पे होगी। यहाँ से आप जाएंगे यहाँ पे आप चलते जाएंगे चलते जाएंगे तो ये कुछ यहाँ पे हो जाएगी 0.015, यही होगी मेरे हिसाब से, तो यही होनी चाहिए। ये क्या होगी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप इसको इतना मान सकते हैं, आप इसको इतना मान सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगी 0.015, ठीक है। ये आपकी क्या हो जाएगी, HS हो जाएगी। द परसेंटेज ह्यूमिडिटी ऑफ इनलेट एयर, परसेंटेज निकालना है। द टेम्परेचर टू विच द एयर टू बी हीटेड इन द प्रीहीटर, द हीट टू बी सप्लाइड पर kg ऑफ ड्राई एयर। अब परसेंटेज निकालना है तो आप क्या निकाल सकते हैं, इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे। और आपको क्या निकालना है, द टेम्परेचर एट विच द एयर टू बी हीटेड इन द प्रीहीटर। अब जहाँ पे आपको हीटर प्री हीट करके देगा वो चीज आप कैसे निकालेंगे, वो चीज आप ऐसे निकालेंगे, आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे जब आप गए तो आपको एक ब्लैक लाइन ऐसे दिखाई दे रही है, आपको एक लाइन ऐसे दिखाई दे रही है, ठीक है। और जब यहाँ पे 30 डिग्री पे गए तो आपको एक लाइन ऐसे दिखाई दे रही है, ये लाइन दिखाई दे रही है। जब इस लाइन को इसने यहाँ पे काटा, इस लाइन को आप यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि ये इस वाली लाइन को कहाँ पे काट रहा है। ये वाला पॉइंट आप क्या लेंगे, ये आप क्या देखेंगे 50 पे आप गए, वेट बल्ब पे आप गए, आप ड्राई बल्ब पे गए, ठीक है, वेट बल्ब पे गए, ड्राई बल्ब पे गए, किस पे गए, वेट बल्ब पे भी गए आप और ड्राई बल्ब पे भी गए, ठीक है। इतना समझ में आता है हमको। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ ये वाला लाइन नीचे आया इधर, आप देखिए यहाँ से ये वाला लाइन क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है इधर, और ये वाला लाइन यहाँ पे नीचे आ रहा है इधर, ठीक है। अब इस वाली लाइन ने इसको कहाँ पे काटा है, यहाँ पे काटा है, यहाँ पे काटा है, तो आप इसको क्या कराएंगे, इस पैरेलल लाइन लाएंगे और वो लाइन यहाँ पे कहाँ पे काटेगी, इस लाइन को वो काट रही है यहाँ पे, यहाँ पे काट रही है, मतलब मैं अप्रोक्स ले सकता हूँ 85 डिग्री सेल्सियस। आई बात समझ में। तो आपका 85 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, इसका प्री हीटर का टेम्परेचर, द टेम्परेचर द एयर टू बी हीटेड इन द प्री हीटर, वो क्या हो जाएगा 85 डिग्री सेल्सियस। आई बात समझ में, आई बात समझ में। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, एक यहाँ पे हमने क्या लिखा है, यहाँ पे आपने क्या लिखा है, हाँ ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको क्या निकालना है, द परसेंटेज ह्यूमिडिटी ऑफ इनलेट एयर। तो आपके पास HS है, HS है, आप H कैसे निकालेंगे, H भी आप इस ग्राफ से निकालेंगे। आपने क्या किया, यहाँ पे जो लाइन थी, यहाँ पे जो लाइन यहाँ पे क्या कर रही है, कट कर रही है, उस लाइन कट को आपने आगे बढ़ाया, आपने आगे बढ़ाया तो यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे क्या आ रहा है 0.005, और वही आपकी क्या होगी, ह्यूमिडिटी होगी। ये जो लाइन जहाँ पे इसको कट करेगी, ये वाली लाइन वेट बल्ब वाली लाइन ड्राई वाले को कट करेगी, ड्राई वाले को कट करेगी,
ये ड्राई है, ये वेट है, ये ड्राई है, ये वेट है, ये ड्राई मतलब ये सूखा है, ये वेट है, इसके अंदर क्या है, ह्यूमिडिटी है, और वो ह्यूमिडिटी कितनी है, इतनी सी है, और वो आपके पास कितनी आ जाएगी, H इक्वल टू 0.005, यानी ये वाली जो लाइन होगी वो क्या हो जाएगी, H हो जाएगी। तो वो कितनी हो गई, 0.005। अब परसेंटेज आप निकाल सकते हैं, H अपॉन HS, या फिर रिलेटिव आप निकाल सकते हैं, H अपॉन HS ये हो गया इंटू 100। द हीट टू बी सप्लाइड पर kg ऑफ ड्राई एयर, हीट क्या होती है, हीट क्या होगी, एम सी एस डेल्टा टी, हम एम सी डेल्टा टी लिखते हैं, यहाँ पे सी एस वाली हमको लिखनी है, ह्यूमिड हीट लिखनी है, और ह्यूमिड हीट हमने क्या लिखी थी, 1.004 प्लस 1.884 इंटू एच, यही लिखी थी, क्या, यही लिखी थी। अब हमने क्या करना है, h की वैल्यू है हमारे पास 1.004 प्लस 1.884, h की वैल्यू है 0.005। डेल्टा टी कितना है, 288 से 303 यानी 15 डिग्री, और m कितना है, m हमारे पास हम क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, तो 1 ले लिया, ये वाली सी एस की वैल्यू आप क्या रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे, और डेल्टा टी 15, तो आपके पास क्या आ जाएगा, हीट सप्लाई आ जाएगा। आई बात समझ में, ये सिंपल सी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा आपका हीट सप्लाई। तो ये था आज का सारा राम कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।